ओके ठीक है, सारे टेटनस पढ़ लीजिए फिर। Tetanus, also known as something which is like tetani. जो टेटनाई जैसा हो वो क्या हो गया? टेटनस हो गया। Okay, so something which is like tetani is known as tetanus. Tetani is this. एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करी और अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड ही है, डिपोलराइजेशन हो मसल का, एक्शन पोटेंशियल आया, उसके बाद वो ऐसे ही है, या तो ऐसे या तो फिर ऐसे, दोनों ही केसेस के अंदर हम क्या बोलेंगे? टेटनाई। दिस इज टेटनाई। क्यों होता है टेटनाई? टेटनाई होता है बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से टेटनाई होता है। और अब ऐसी कंडीशन आ जाए बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई आपकी बॉडी में आता है, ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई आपकी बॉडी में आता है, आपकी बॉडी में आके रिलीज करता है टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम है टेटनो प्लाज्मोडाज्मिन। टेटनस प्लाज्मोडाज्मिन टॉक्सिन रिलीज करता है, और टेटनस प्लाज्मोडाज्मिन टॉक्सिन अल्टीमेटली आपके मोस्टली वॉलंटरी मसल में, कौन सी वॉलंटरी मसल? मेनली आपकी जॉ की वॉलंटरी मसल। तो आपकी जॉ की वॉलंटरी मसल में बेसिकली ऐसा कुछ कॉज करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी लेकिन रिलैक्स नहीं करेगी, तो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाएगी। तो टेटनाई जैसा कुछ कॉज करने वाला टॉक्सिन रिलीज करने वाला क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई जब वो कॉज कर रहा है, उसको हम टेटनस बोलते हैं। टेटनाई समथिंग, टेटनाई लाइक कंडीशन caused specifically to the jaw muscle, इसलिए also known as lockjaw, but reason is not hypocalcemia, reason is क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई का ये टॉक्सिन, that's all about tetanus। और हाँ, sudden involuntary contraction of voluntary muscle is also known as spasm। तो पहले स्पाज्म होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा, ठीक है? तो दैट इज ऑल अबाउट द टेटनस। ओके, आई सपोज टेटनस इज क्लियर। सर इरेज नहीं करी है। हाँ गोविंद, क्या हो जाएगा? हाँ गोविंद, बड़ा बेन। सर एक तो नेटवर्क की वजह से सिर्फ स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है, मेरी ओनली। सबकी स्क्रीन ब्लर है? और तो सबकी नो क्लियर सर। है। तो बता मैं क्या करूँ? तेरे फोन मिलाऊं तेरे इंटरनेट प्रोवाइडर को, तेरी स्पीड ठीक कर देगा वो। बता, नंबर दे। सर अब हाँ क्लियर है। गोविंद, एक काम क्यों नहीं करता, एक लाइव अपडेट चैनल खोल ले, अपडेट फ्रॉम गोविंद। अब मेरी स्क्रीन क्लियर है, अब थोड़ी ब्लर हो गई, अब थोड़ी क्लियर है, अब थोड़ी ब्लर हो गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है। यही तो मेरा काम है कि मैं देखूं कब गोविंद को आवाज आती है, कब गोविंद को आवाज नहीं आती है, कब गोविंद की स्क्रीन ब्लर होती है, कब उसकी स्क्रीन ब्लर नहीं होती है। दैट इज व्हाट आई डू, दैट इज व्हाट आई पेड फॉर, दैट इज व्हाट माय मोटो। जिंदा ही तो हूं मैं इसी बात के लिए, यही समझने के लिए क्या गोविंद को स्क्रीन कब क्लियर हो रही है, कि उसको आवाज आ रही है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम, दैट्स द मोट ऑफ माय लाइफ आई सपोज। वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं।
एक काम कहा था तुम लोगों से, एक काम कि स्क्रीन क्लियर नहीं आती, आवाज नहीं आती, ऑनलाइन क्लास 36 बार हो चुका हूँ, आपस में मैसेज करके पहले पूछ लो सबकी क्लियर है, मेरी क्लियर नहीं है। अगर खुद की प्रॉब्लम है तो भाई वीडियोस अपलोड हो जाती है, उस टाइम पे जाके वहां देख लो। अगर अकेले की तुमकी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं फिर वही बात। वायरल डिजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वायरल डिजीज के अंदर आनिया क्लियर है, टेटनस, टेटनस में कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। तेरे गले को क्या हुआ? कुछ नहीं सर। Thought it was like something like infection. Well, might be mistake in my ears. चलिए हम बात करते हैं about the viral diseases. तो वायरल डिजीज में जो हमारे पास है दैट इज लाइक समथिंग नॉट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज जस्ट सिंपल नॉट कॉमन कोल्ड। क्या बुलाते हैं इसको? कॉमन कोल्ड बुलाते हैं, कॉमन कोल्ड, ठीक है। और इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस। Influenza virus. So that is for you influenza. Just a second. Okay, my bad. Influenza is not known as a common cold, is different. इसको cause करता है the influenza virus, also known as the family of paramyxovirus. And influenza is a disorder of the respiratory system. किसका disorder है? Respiratory system. Respiratory system. यार से इसको बुलाते हैं कॉमनली फ्लू। दिस इज फ्लू। तो जो नॉर्मल सा फ्लू है, ठीक है, सिंपल फ्लू बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज सिंपली फ्लू एंड कॉज करने वाला कौन है? इन्फ्लुएंजा वायरस, आल्सो नोन एज पैरामिक्सोवायरस। नेक्स्ट वी हैव कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बारे में जानते हैं। अब बात सुनते हैं, कॉमन कोल्ड की खास बात क्या है कि ये आपके अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कहीं ना कहीं पे नेजल ट्रैक्ट, आपके नेजल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट। कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। इसका मतलब कॉमन कोल्ड डज नॉट इन्फेक्ट, इट डज नॉट इन्फेक्ट द लंग्स। ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। ये अगर किसी चीज को इन्फेक्ट करता है तो क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, निमोनिया नहीं है, जो लंग्स को इन्फेक्ट करे। ये बात याद रखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, नाक के रीजन का डिसऑर्डर है। तो आपके नेजल ट्रैक्ट का ना हम वर्ड यूज करते हैं राइनो। राइनो इज फॉर द नोज, ओके। सो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल रीजन, सम इट इज आल्सो नोन एज राइनाइटिस। कॉमन कोल्ड इज कॉमनली नोन एज राइनाइटिस। और इसी लिहाज से इसका वायरस का नाम भी है राइनो वायरस, राइनो वायरस। क्लियर पॉइंट? तो राइनो वायरस कॉजेस कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा इज द फ्लू कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। आल्सो कैटेगरी पैरामिक्सोवायरस कैटेगरी है, इस कैटेगरी के और भी डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। मोस्टली आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर। दोनों में और क्या कॉमन है? दोनों में और कॉमन है कि बोथ आर फोमाइट बॉन्ड डिसऑर्डर। ये ऑब्जेक्ट से भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी को इन्फ्लुएंजा है, किसी को कॉमन कोल्ड है, तो वो जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, बॉटल्स, पेन, पेपर, बुक्स, टैबलेट्स, इनसे भी हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द लाइक क्वाइट कंटेजियस, ओके। सो दीस आर द टू डिसऑर्डर्स टू लुक फॉर बिकॉज़ ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। इसके अलावा
और जो दूसरे डिसऑर्डर्स वायरल डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे, those like something like this, pay attention. Dengue fever, chikungunya fever, dengue, chikungunya, and yellow fever. Okay, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है फीमेल एडिस, मस्किटो फीमेल एडिस, मतलब ये तीनों डिसऑर्डर आर्थ्रोपोड बॉर्न, आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसऑर्डर में फीमेल एडिस को क्या करती है? इफेक्ट करती है। और वेक्टर है डेंगू फीवर, चिकनगुनिया फीवर, येलो फीवर, इन तीनों में वायरसेस भी कॉमन वायरसेस ही हैं, ठीक है ना? जैसे डेंगू वायरस इज डेंगू फीवर का डेंगू वायरस, चिकनगुनिया का चिकनगुनिया वायरस, येलो फीवर का येलो फीवर वायरस। ये इनके वायरस स्पेसिफिकली नाम है, नाम इनके नाम से। अब फैमिली इन सब की एक ही है, दैट इज द फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस के अंदर ऑल ऑफ द थ्री आर अर्बो वायरस। फैमिली फ्लेवी वायरस है, और फ्लेवी वायरस में कौन से? अर्बो वायरस, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इन तीनों के लिए वायरसेस आर काइंड ऑफ सेम ओनली, ठीक है ना? दैट इज द फ्लेवी वायरस। ठीक है, तीनों में के अंदर अच्छा, तीनों में सिम्टम्स को थोड़ा थोड़ा फर्क है। डेंगू फीवर में हाई फीवर वगैरह रहेगा, और दो तरीके का होगा, एक क्लासिकल और एक मतलब सॉरी, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। बेनाइन के अंदर सिंपल आपके पेट में दर्द और यू नो फीवर, हाई फीवर, स्वेटिंग एंड वॉमिटिंग, और एक बेसिक सी चीज कि ब्लड क्लॉटिंग में कमी हो जाना, प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाना, दैट इज वेरी गुड डेंगू फीवर। ज्यादा बढ़ जाएगा तो वॉमिटिंग कैन रिलीज कॉज लाइक ब्लड वॉमिटिंग, ठीक है ना? इन्फ्लेमेशन इन द नेजल चैम्बर एंड ब्लडी म्यूकस, तो वो सब भी चीजें हो सकती है इन द केस ऑफ द डेंगू फीवर। ठीक है, चिकनगुनिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है द पेन्स इन द जॉइंट्स। तीन मेजर सिम्टम्स है। पहला जॉइंट पेन, चिकनगुनिया के तीन सिम्टम बता रहा हूं। पहला जॉइंट पेन, हालांकि कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जॉइंट पेन इतना होता है कि a person cannot walk straight, he has to bend his arm, like bend his legs and walk, तो joint pain होगा। कंजक्टिवाइटिस, आंखों का लाल हो जाना, आंखें लाल हो गई है और जॉइंट पेन हो रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में दैट इज मोस्ट प्रोबेबल टू बी चिकनगुनिया। नेक्स्ट वन, फाइनल वन इज lymph adenopathy, lymph adenopathy, lymph adenopathy, adenopathy, lymph adenopathy is what? Lymph adenopathy, swelling of the lymph nodes। तो ये तीन सिम्टम्स बहुत कॉमन है जैसे चिकनगुनिया। ओके, येलो फीवर, येलो फीवर की इंपॉर्टेंस क्या है? येलो फीवर की इंपॉर्टेंस ये है कि येलो फीवर के अंदर स्किन येलो हो जाती है, जैसे आपके जॉइंटिस होती है, ये स्किन येलो हो जाती है। जॉइंटिस इसका एक सिम्टम नहीं है ना? बाइल की पिगमेंट्स बढ़ जाएंगी और आपका लिवर में बाइल की पिगमेंट जो है ब्लड में लीक करेंगी, स्किन पूरी येलो पड़ जाएगी, आईज येलो पड़ जाएंगी, बॉडी पूरी येलो पड़ जाएगी और एक्सेसिव येलो पड़ जाएगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द येलो फीवर। अच्छी बात क्या है? दिस हैज बीन इरेडिकेटेड इन, well, not eradicated, it is not endemic in India, ठीक है ना? इंडिया में येलो फीवर नहीं होता, ठीक है? तो इंडिया के रीजन में येलो फीवर होता नहीं, ठीक है? इट्स नॉट एंडेमिक इन इंडिया, लेकिन बाकी कंट्रीज में येलो फीवर इज prevalent। Okay, so these are the three disorders to look for when we talk about female ADs, और ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है? डेंगू, चिकनगुनिया एंड द येलो फीवर, तीनों का वेक्टर कौन है? फीमेल एडिस, और मैंने आपको सिम्टम्स भी थोड़े बता दिए, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट फर्दर।
सर वो एलसी क्या लिखा आपने? लिम्फेडियमपैथी। लिम्फ एडेनोपैथी। सर क्या मतलब था इसका? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बता दो जरा मन को, अगर तुम सुन रही हो तो। Swelling of lymph node. हाँ, खुशी क्या मतलब है लिम्फ एडेनोपैथी का? या एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक नोड। जोर से समझ में नहीं आया, मुझे भी आवाज नहीं आई। अमन को कैसे आई होगी? स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक नोड। ठीक है अमन। यस सर। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के डिसऑर्डर्स में होते हैं मेरे पास है दो और कैटेगरी के डिसऑर्डर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स caused by variola virus, I think the smallpox, and I told varicella zoster is for the chicken pox. Okay, yes. So variola virus is for the smallpox and varicella zoster ये है वायरसेस किसके? स्मॉल पॉक्स के और इवन चिकन पॉक्स के। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताता हूँ, पे अटेंशन। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में बेसिक डिफरेंस दो है। पहला, जो स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, अब कह सकते हो उसका तो वायरस अलग है। दूसरा, दोनों के अंदर सिम्टम्स है, फीवर, और आपको पता है कि इसमें स्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है, दाने हो जाते हैं। स्मॉल पॉक्स के दाने बेसिकली फेस पे होते हैं और पीठ पे और बाकी बॉडी पे कम होते हैं। चिकन पॉक्स वेराज वो फेस पे दाने कम होते हैं और बॉडी पे फिर दाने ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली बैक, बॉडी, लोअर रीजन, वहां रहेगा चिकन पॉक्स, और फेस पे मेनली कॉमन कौन रहेगा? स्मॉल पॉक्स। नाउ दोनों में और क्या डिफरेंस है? इसमें सबसे पहले एक रेड स्पॉट बनेगा, उसमें धीरे स्कैब बनेगा, सॉरी, एक एक फुंसी सी होगी, और फिर उसमें पस भर जाएगी तो पस्चूल बन जाएगा, फिर वो ड्राई कर जाएगा, फिर स्कैब बन के वो निकल जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर चिकन पॉक्स का भी है। ठीक है, एक रेड स्पॉट, उसमें पस भरी, वो पस्चूल बन गया, पस्चूल बनने के बाद उसमें स्कैब बना और स्कैब बन के वो रिमूव हो गया। सेम सिमिलर मैकेनिज्म। नाउ डिफरेंस ये है कि स्मॉल पॉक्स के जब दाने हटके रिमूव हो जाते हैं तो वो परमानेंट मार्क छोड़ कर, चिकन पॉक्स के दाने अगर खुद हटके निकल जाएंगे तो कोई मार्क नहीं छोड़ेगी। हाँ, अगर आप खींच के निकालते तो यू ब्रूस योर स्किन तो यस, फिर तो ऑफकोर्स मार्क छूटेगा, लेकिन वैसे नॉर्मली कोई मार्क नहीं छोड़ते। ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट चिकन पॉक्स एंड दैट इज व्हाट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर जो ज्यादा खतरनाक है, जो फेटल है, जो डेथ कॉजिंग है, वो स्मॉल पॉक्स है। लेकिन स्मॉल पॉक्स डेथ कॉज कर नहीं सकता है क्योंकि इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है ना? वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स की और ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो तो साइंटिस्ट, ठीक है, उन्होंने देखा कि एक जगह पर काउपॉक्स बहुत फैल गया। क्या फैल गया? काउपॉक्स बहुत फैल गया, राइट? अब उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि वो लोग, दोस पीपल जो काउ के कांटेक्ट में आए हैं, स्पेसिफिकली कौन? मिल्कमेड्स। मिल्कमेड कौन होते हैं? जो दूध वगैरह बेचते हैं, दूध निकालते हैं, तो मिल्क्स द काउस। तो दोस्तों मिल्क्स द काउस, उन लोगों में स्मॉल पॉक्स नहीं है, या हुआ है तो ठीक हो गए, और बाकी जितने हैं मोस्टली उनको स्मॉल पॉक्स इफेक्ट कर रहा है। ये टाइम काफी ओल्ड है, मतलब कि ये 19th सेंचुरी का टाइम, और इस टाइम पे स्मॉल पॉक्स इज कॉजिंग डेथ। उस वक्त हमारे पास कोई मेडिसिन थी स्मॉल पॉक्स के लिए, तो एक फेटल डिसऑर्डर था, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे एक एरिया के अंदर स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फैल गया था।
तो उन्होंने एक एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिनको जो काउ के कांटेक्ट में आए हैं उनको नहीं हुआ है क्या, द स्मॉल पॉक्स। क्यों? क्योंकि और स्पेशली कौन सी काउ के कांटेक्ट में आए, वो लोग जो उन काउ के कांटेक्ट में आए जिसको काउ पॉक्स है। अब काउ पॉक्स का वायरस अलग है, वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें हल्का बहुत एकदम लाइट सा एक फीवर दे सकता है, क्योंकि कोई भी बाहर की चीज आएगी तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो काउ पॉक्स का जो वायरस है, उसने देखा जो लोग काउ के कांटेक्ट में आए जिसको काउ पॉक्स है, ऑफ काउ पॉक्स वाला वायरस उनकी बॉडी में क्या होगा, उनकी बॉडी में क्या होगा। तो आज हम जानते हैं कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई होंगी काउ पॉक्स के खिलाफ। अब क्योंकि काउ पॉक्स के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी, क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिमिलर रहता है, तो काउ पॉक्स के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ भी काम कर रही होगी, ऐसा हम आज इन्फर करते हैं। उस वक्त नहीं पता था, बस इतना पता था कि जिनको काउ पॉक्स हुआ और जो काउ पॉक्स वाले काउ के कांटेक्ट में आए उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, काउ के स्कैब में से वो वायरस लिया, स्कैब लिया, काउ पॉक्स जिस काउ को रखा था उसका स्कैब लिया, और उसके स्कैब को लेके एक अच्छे खासे पेशेंट को, ठीक है ना, के अंदर क्या कर दिया, उसे इंजेक्ट कर दिया। एक छोटा लड़का था, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसको जिसके अंदर बॉडी में उसने इंजेक्ट किया था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। वो थोड़ा बीमार पड़ा, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स जो है वो नहीं हुआ। ठीक है ना, तो काउ पॉक्स ने एक तरीके से उसको स्मॉल पॉक्स से बचा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे काउ पॉक्स के बॉडी से मिला हुआ, स्कैल्प से मिला हुआ काउ पॉक्स का वायरस, इट हैज एक्चुअली एक्टेड लाइक अ वैक्सीन। तो बाद में हमें पता चला कि इस तरीके से बाद में ये मेथड बन गया पास्चर के मेथड के बाद कॉलेरा के खिलाफ। पास्चर ने जब एक्चुअल वैक्सीन बनाई तो ये चीजें क्लियर हो गई कि हाँ, एक पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज लेके या उसके वायरस को लेके हम दूसरी बॉडी को रेडी कर सकते हैं उसी डिजीज के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन नाम दिया गया। क्यों वैक्सीनेशन नाम दिया गया? इज आल्सो टर्म्ड इन लैटिन लाइक वैक्सा। तो काउ के लिए एक नाम होता है वैक्सा। तो काउ पॉक्स के टाइम पे पहली बार एडवर्ड जेनर ने ऐसा कुछ काम किया था, तो उनके नाम पर, उस काउ पॉक्स के नाम पर नाम दिया गया वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स। तो आप कह सकते हैं ऐसा कि जो पहला वैक्सीनेशन है, नॉट फॉर्मल वन बट इनफॉर्मल वन, क्योंकि एडवर्ड जेनर को खुद नहीं पता था कि वो वैक्सीनेशन कर रहा है, उसने बस एक मेथड किया था। तो अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिस्कवर नहीं करते तो बाई चांस जो प्रोसेस उसने किया उसको हम आज वैक्सीनेशन के नाम से कह सकते हैं। तो एक तरीके का पहला इनफॉर्मल वैक्सीनेशन, द फॉर्मल वन वाज डन बाय लुइस पास्चर, ओके, अगेंस्ट कॉलेरा। ओके, तो जो इनफॉर्मल एक तरीके का वैक्सीनेशन, जो फर्स्ट इवेंट इन वैक्सीनेशन दैट वाज ब्रॉट अप बाय डी एडवर्ड जेनर अगेंस्ट द कॉकपॉक्स, हेंस नेम वैक्सीनेशन। और आज हम हमारे पास स्मॉल पॉक्स बिल्कुल नहीं, इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। वन स्मॉल पॉक्स, तो याद रखिए स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। चिकन पॉक्स आज भी हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। वायरस के नाम माइंड में रखिएगा, ठीक है। सर हाँ जी, बोलिए जल्दी। वैका से क्या था उसका नाम? क्या सर साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड जेनर था ना सर, तो वैका क्या था जिससे वैक्सीनेशन आया? इसकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर आपने VACCA लिखा है ना बोर्ड पर? वैक्सीन लिखा है, काऊ काऊ को वैक्सा बोलते हैं। ओके सर। एक बात और याद रखिएगा कि जो ये काऊ पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इनका जो वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, दैट जेनेटिक मटेरियल इज एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स एंड काऊ पॉक्स हैव जेनेटिक मटेरियल एज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि मैक्सिमम जो वायरसेस होते हैं इन्फेक्शन, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है,
मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, लेकिन स्मॉलपॉक्स और कॉकपॉक्स का इट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। दैट वाज अबाउट द स्मॉलपॉक्स एंड कॉकपॉक्स। एक आध डिसऑर्डर और बताना मुझे आपको वायरस डिसऑर्डर्स के अंदर, तो थोड़ा सा पता इंपॉर्टेंट है, नाम सुनिए इसका। ओके, we have something known as we have something known as poliovirus, poliomyelitis. Poliomyelitis caused by poliovirus. किसको इन्फेक्ट करता है? पोलियो इन्फेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। हाईली कंटेजियस, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस नाम में लिखा हुआ माइलिन शीट नर्वस सिस्टम, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। एंड पोलियो वायरस के खास बात में जो चीज फोकस करनी है, पोलियो की वैक्सीन। वैक्सीन ऑफ पोलियो इज टू टाइप्स, आईपीवी, इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, एंड ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। आईपीवी इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। बताने की जरूरत नहीं, इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन ब्लड के अंदर दी जाती है और ओरल पोलियो वैक्सीन माउथ के थ्रू दी जाती है। दोनों में क्या फर्क है? इंट्रावेनस के अंदर हम पोलियो वायरस ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो डेड या किल्ड होता है। हम किल्ड पोलियो वायरस का इस्तेमाल करते हैं इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन, और ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेटेड, मतलब जिंदा है पोलियो वायरस, लेकिन कमजोर कर दिया गया है, उसको हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस। तो इसके अंदर हम एटेन्यूएटेड यानी कमजोर किया हुआ पोलियो वायरस इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम किल्ड पोलियो वायरस इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ब्लड के थ्रू देते हैं, इसको हम ओरली देते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, हम कमजोर पोलियो वायरस आपकी बॉडी में दे देते हैं, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। वो कमजोर होता है तो आपकी बॉडी में डिजीज नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज बन जाती है। फिर एक्चुअल में अगर पोलियो वायरस आपकी बॉडी में आएगा, तो वही जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बनी है, वही एंटीबॉडी सीधा अटैक कर देंगी उस पोलियो वायरस के ऊपर, और आपको पोलियो डिजीज नहीं होगा। क्लियर पॉइंट। एक बात और याद रखिएगा, जो ओरल आईपीवी था, वो जो डिस्कवर हुआ था, भाई इन्वेंट किया गया था भाई साल, उसको हम साल पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं। और ओरल पोलियो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट सैबीन का है, लैटिन साइंटिस्ट सैबीन एंड साल। तो जब भी साल का नाम आएगा, दैट इज आईपीवी इंट्रावेनस पोलियो वैक्सीन। जब भी सैबीन का नाम आएगा, तो दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन। क्लियर है पॉइंट। सो दैट इज ऑल अबाउट द पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वायरस याद रखिएगा और वैक्सीन याद रखिएगा। नेक्स्ट, पोलियो के बाद देयर इज नेक्स्ट रेबीज। रेबीज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मेजर सिम्टम क्या है? पानी से डर लगना। हालांकि रेबीज इज अ मेजर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। कैसे हो जाता है? इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ रैबिट। रैबिट मतलब इसकी बॉडी में ऑलरेडी रेबीज का वायरस है, कॉज्ड बाय बाइट ऑफ, और रैबिडो वायरस, वायरस का नाम कौन सा वायरस? रैबिडो वायरस। तो रैबिडो वायरस कॉजेस रेबीज, और बाइट ऑफ रैबिट मतलब जिसकी बॉडी में ऑलरेडी रेबीज का वायरस है, उसके काटने से आपको रेबीज होता है। अब और वो हो सकता है डॉग, कैट, डंकी, चैताल, मंकी,
and even another man. ठीक है, तो रेबीज इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ये आपको तभी बॉडी में इफेक्ट करेगा जब रेबीज का वायरस आपके ब्लड में आ जाएगा। तो इट कैन बी कॉज्ड बाइट ऑफ डॉग, मैन, कैट, मंकी, जेकाल, मंकी तो और क्या नहीं, गरकी, जेकाल, मंकी, ठीक है ना, और भी दो चार और ऑर्गेनिज्म इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना, इवन हॉर्स एंड टन की फैमिली पूरी। तो मतलब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जिनके बाइट से आपको रेबीज हो सकता है, लेकिन एक इकलौती शर्त ये है कि उनकी बॉडी में खुद में क्या होना चाहिए, रेबीज का वायरस होना चाहिए। स्लो वायरस है, टाइम लगाता है। आज आपको रेबीज है, आपको पता भी नहीं चलेगा, साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, साल, 5 साल, 8 साल, काफी टाइम बाद स्लोली ग्रेजुअली आपके अंदर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है ना, मेंटल डिसऑर्डर होने लगेगा, आप पागलों की तरह बिहेव करने लगेंगे, पानी से डर लगने लगेगा, एंड कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जैसे कि टंग का बॉडी से टंग बार बार बाहर निकालना, टंग से एक्सेस सैलिवेशन होना, ठीक है ना, और पागलों की तरह बिहेव करना, इधर उधर घूमना बिना किसी सेंसेस के, सिम्टम पागल ज्यादा वैसा, और पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं इसके रेबीज में। एंड देन पर्सन अल्टीमेटली डाइज। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर रेबीज। अगर हो गया है तो देयर इज ओनली वन प्रिवेंशन, रेबीज की का वैक्सीनेशन, जो सपोज बचपन में आपको लग चुका होगा, ठीक है। फिर भी जब भी कोई डॉग काटता है या कैट काटती है या कोई भी एनिमल काटता है तो वी गेट इंजेक्शंस, ठीक है ना, वी गेट इंजेक्शंस, दोज आर द बूस्टर डोज, दोज आर द बूस्टर डोजेस। हालांकि मोस्टली बच्चों को बचपन में रेबीज का इंजेक्शन लग चुका होता है, ठीक है। So that is all about the rabies. Remember, it is caused by the bite of another rabid person. सर तो डॉग के काटने से रेबीज नहीं होता, रेबिड डॉग के काटने से रेबीज होता है। सर नेक्स्ट, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर वो बूस्टर्स बोलो बोलो, वाले इंजेक्शंस का क्या फायदा होता है सर? कौन सा वाला इंजेक्शन था? बूस्टर्स जो आपने बताया, वैक्सीनेशन। बूस्टर डोज आपकी इम्यूनिटी को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है। ओके सर। So I suppose that's all about the basic of the rabies polio. एक और है MMR। मैंने आपको डीपीटी वैक्सीन पढ़ा दिया था। डीपीटी वैक्सीन आपको मैंने डिप्थीरिया बता दिया था ना। जब जवाब दोगे तो बात कर लेंगे आगे। सर डिप्थीरिया बता दिया था। ओके, फिर एक वैक्सीन की बात करते हैं। MMR एक वैक्सीन है, M स्टैंड फॉर मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। ओके, पे अटेंशन। मम्प्स क्या होता है ना, मम्प्स के अंदर मम्प्स इज पैरोडाइटिस। पैरोडाइटिस मतलब पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन है। पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, ये वाले पैरोटिड ग्लैंड, सैलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, तो गर्दन ऐसे स्वेल कर जाती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, हाई फीवर होने को जाता है, एंड दैट इज फॉर मम्प्स। समझे आप, बोल सकते हो पैरोडाइटिस। हाँ, ये ऑर्काइटिस भी है, मतलब also for this orchitis, मतलब टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन। इसलिए अगर प्यूबर्टी के आसपास मम्प्स हो जाएगा तो इट कैन आल्सो कॉज इनफर्टिलिटी। तो मम्प्स, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो वायरस है, ठीक है ना, वो है अगेन मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस इज द वायरस फॉर द मम्प्स, ठीक है ना। और मिक्सो वायरस में कौन सा आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, पैरामिक्सो वायरस जो इन्फ्लुएंजा का, तो वही मिक्सो वायरस, कौन सा, पैरामिक्सो वायरस इज द फॉर द मम्प्स, ठीक है। मीजल्स, मीजल्स के लिए जो वायरस है रूबियोला वायरस, रूबियोला वायरस, ठीक है ना। और रुबेला, रुबेला जिसको आप जर्मन मीजल्स भी बोलते हो, क्या बोलते हो, जर्मन मीजल्स बोलते हो, बिकॉज इट वाज वेरी प्रेवलेंट इन जर्मनी, वेरी प्रेवलेंट इन जर्मनी, जर्मन मीजल्स।
इसका जो वायरस है बताने की जरूरत नहीं, दैट इज रुबेला वायरस। देयर इज अ रुबेला वायरस, देयर इज अ रुबेला वायरस, ठीक है ना। इन तीनों की, इन दोनों में क्या होता है, सिमिलर सिमिलर चीजें होती है इसमें। रेड 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 स्पॉट्स जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, फेस पे, पूरी बॉडी पे, एक्सेसिव फीवर, है ना। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। मीजल्स की आपको पता है, आपने मीजली पॉट के बारे में पढ़ा था आपको मैंने। तो मीजल्स अगर उसमें भी दाग दाग स्पॉट्स जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, मीजल्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो दो मीजल्स, एक जनरल मीजल्स, नॉर्मल मीजल्स दैट इज रूबियोला वायरस, और एक जर्मन मीजल्स जो ज्यादा फैटल होता है, जो मैलिग्नेंट है, डेथ कॉजिंग हो सकता है, दैट इज द caused by rubella virus. Okay, so these are two of the basic measles, और इन तीनों के लिए कंबाइंड वैक्सीन है। एंड कंबाइंड वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? MMR वैक्सीन, MMR वैक्सीन, ठीक है ना। Always remember there's another vaccine as MMR vaccine is a combined vaccine, and MMR vaccine is restricted to the pregnant females. Pregnant females को MMR vaccine नहीं दिया जाता, ठीक है। फिर ये भी याद रखिएगा कि these vaccines are prohibited during the pregnancy. तो एक वैक्सीन आपको BCG बताई थी, एक बताई थी MMR। एक वैक्सीन और बता, एक वैक्सीन है आपके लिए, DPT वैक्सीन। D stands for diphtheria, P pertussis, and T is for tetanus। जिसमें टेटनस का और डिप्थीरिया का, दोनों का, इन दोनों का टॉक्सॉइड इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड मतलब इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन मतलब इसमें हम पैथोजन इस्तेमाल नहीं करते, पैथोजन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पैथोजन से रिलीज होने वाला टॉक्सिन, उसको इनएक्टिवेट करके हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एज अ वैक्सीन। तो दैट इज डीपीटी वैक्सीन, जिसमें डिप्थीरिया है, टेटनस है, परट्यूसिस। परट्यूसिस स्टैंड्स फॉर बॉडीडेला परट्यूसिस। बॉडीडेला परट्यूसिस जो एक बैक्टीरिया है, बॉडीडेला परट्यूसिस इज अ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। ये भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ये भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ये भी बैक्टीरिया है, सब बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस यू वूपिंग कफ। आपको शायद वूपिंग कफ पढ़ा था मैंने, वूपिंग कफ पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पहले से। तो डीपीटी वैक्सीन का डिप्थीरिया है, परट्यूसिस है, टेटनस है, तीनों की कंबाइंड वैक्सीन है। तो डीपीटी इज अ कंबाइंड वैक्सीन, एमएमआर इज अ कंबाइंड वैक्सीन, बीसीजी इज नॉट अ कंबाइंड वैक्सीन, इट इज जस्ट फॉर बीसीजी की वैक्सीन है। Sir, tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। पूरी क्लास में एक ही जगह माइक चल रहा है क्या? बाकी लोग सो रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बैक्टीरियल वायरल डिसऑर्डर्स की कहानी खत्म। एक आखिरी चीज बता रहा हूँ, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, तीन तरह के हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। जहाँ पे बी इज कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तीनों की लेके तीन वायरस हुए ना, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, hepatitis D virus, and hepatitis E virus. The three kinds of hepatitis A, B, C, D, E. जहाँ पे B is caused by double stranded DNA, और बाकी सारे cause होते हैं by single stranded RNA, single stranded RNA, single stranded RNA, and so forth. B, C, D ये तीन वायरस ऐसे which is caused by hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D is also sexually transmitted. It is also sexually transmitted. और बाकी जो दोनों हैं, this one is caused by
इकोरल रूट, मतलब एक पर्सन के फीमेल मैटर से दूसरे पर्सन के ओरल रूट में, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड मेनली वाटर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। सबसे खतरनाक कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। क्या पता हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है? यस, इसलिए हमारे पास वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी पे ही डिपेंडेंट होता है डी, मतलब अगर आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस डी वायरस मिला तो वो बिना बी के होता ही नहीं, वो बी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको हेपेटाइटिस हुआ है, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिसमें आपको काफी ज्यादा फीवर आएगा, वॉमिटिंग आएगी और चक्कर आएंगे और वीक फील होगा, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा खराब हो जाएगा, जॉन्डिस भी एक सिम्टम होगा, दैट इज हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो अगर आपको हेपेटाइटिस है और आपको पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस किसकी वजह से, हेपेटाइटिस डी की वजह से, तो यू कैन बी श्योर कि आपकी बॉडी में बी भी होगा, बिकॉज़ बी इज डिपेंडेंट ऑन डी। तो जो वैक्सीन हम बी के लिए इस्तेमाल करते हैं वही वैक्सीन हमारी डी के लिए भी क्या आती है, काम आ जाती है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, वैक्सीन है। वही वैक्सीन, ये सेम वैक्सीन जो है ये काम कर रही है किसके लिए, और द हेपेटाइटिस डी के लिए क्या करती है, काम करती है। वैक्सीन हमारे पास ए के लिए भी है, सी उतना खतरनाक नहीं है तो हमें सी के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और ई के लिए हमारा वैक्सीन नहीं है। So these are the, this is basically information about the hepatitis A, B, C, D, E. Important चीज क्या आ जाती है, hepatitis B डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, BCD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, और वैक्सीन हमारे पास B के लिए है जो D के लिए भी काम करेगी, और C उतना खतरनाक नहीं है, और जो खतरनाक है वो है E, और जो खतरनाक है वो है D, लेकिन D के लिए हमारे पास क्या है, वैक्सीन है। तो जो ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस B है और हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई वैसे उतना खतरनाक नहीं, अगेन सबसे खतरनाक बी ही है, बस ई में ई इज मोर डेंजरस टू प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, मतलब बी से ई से डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, जो प्रेग्नेंट ई से मरने वाले लोगों में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें 60 to 70 प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं। मतलब ई नॉर्मल लोगों उतना हार्म बताता है जितना किसको बताता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को बताता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, बाकी तो इतना खतरनाक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, रेस्ट ऑफ लाइक नॉट दैट मैलिग्नेंट, बट यस बाकी अगर ध्यान से केयर ना की जाए तो लिवर इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन, और हेपेटाइटिस बिगड़ जाए तो इट कैन बी फैटल, कैन ऑलवेज कॉज डेथ। ठीक है, so that's all about I suppose the viruses। एक HIV रह गया, उसकी बात हम अलग से करेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके। सबको मिटा देते हैं, और हाँ ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, शायद ये तो इन्फॉर्मेशन आपको बताइए कि इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक मॉडिफाइड एक स्ट्रेन है, स्पेसिफिक नोन एज कोरोना वायरस। ठीक है ना, अगेन वायरस की बात है, देयर इज अ कोरोना वायरस, एंड कोरोना वायरस का फर्स्ट आउटब्रेक वाज इन 2002 चाइना, और नाम दिया गया था सारस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इससे बहुत सारे मतलब मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर हो रहा था, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका नाम था। और 2002 के बाद नेक्स्ट आउटब्रेक, देयर इज अ मॉडिफाइड स्ट्रेन दैट इज कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 आउटब्रेक, एंड अगेन इट इज काइंड ऑफ अ फैटल वायरस। तो ये ज्यादा खतरनाक है इन द कंपैरिजन टू 2002 वायरस। तो कोरोना वायरस इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है ना, सो सारस याद रखिएगा कि 2002 में कोरोना वायरस आउटब्रेक वाज डिजीज नोन एज सारस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। Here we are moving towards next, fungal disorders। अच्छा, कुछ डिसऑर्डर का आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। जैसे एलिमेंट्री डिसऑर्डर कौन कौन से, वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी दैट इज फिलारियासिस, एंजाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनाइल। ठीक है ना,
और एंट्रोबायस वर्मिकुलारिस और ड्रैगनक्यूलस मेडिनेंसिस, ये सारी चीजें आपको एसके एलिमेंट्स में पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आपका टेस्ट होगा तो उसमें आपका ये सब आ सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी आ सकती है। आपका अगला टेस्ट कब है? सर कल। आप लोगों का एक टेस्ट कल है। आपके लास्ट टेस्ट के सिलेबस में क्या है? सर लास्ट फेस टेस्ट था। लास्ट फेस टेस्ट था ना? इस टेस्ट का सिलेबस मालूम है ना आपको? एवोल्यूशन। हाँ, पता चल गया ना। मैं अगले टेस्ट क्या बता दूं, फिर आप रोते करते रहते हो कि मुझे सिलेबस नहीं पता चला, सिलेबस नहीं पता चला। मेरे पास फोन आते हैं कि भाई सिलेबस नहीं पता चला स्टूडेंट्स को। तो अब आपके अगले सिलेबस का टेस्ट और अगले के अगले का भी बता रहा हूँ। दो सिलेबस का टेस्ट बता रहा हूँ, बार बार मुझसे पूछना मत, ठीक है? आपका इसके बाद, आज के बाद जो भी 15 दिन बाद टेस्ट होगा, 15 दिन बाद होता है ना आपका टेस्ट, 15 दिन मतलब 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस के हिसाब से आपका जो अगला टेस्ट का सिलेबस होगा, आई एम टेलिंग यू, आपका आपका सिलेबस लिख लीजिए नेक्स्ट टेस्ट का। बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स, वायरल डिसऑर्डर्स, हेल्थ डिसऑर्डर्स, मलेरिया और बैक्टीरियल वायरल फंगल डिसऑर्डर्स, हेल्थ डिसऑर्डर्स, मलेरिया और ये क्या कहते हैं इसको, acquired immunity, which includes structure of antibody and structure of antibody, vaccination, structure of antibody और B cells, T cells, vaccination, मतलब आपके मतलब जितना आपका इम्यूनिटी के अंदर, मतलब कि HIV को छोड़ के, कैंसर को छोड़ के, मतलब पूरा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट includes vaccination, it will include autoimmunity, it will include allergies, ठीक है ना, allergies, autoimmunities, vaccination और आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और बाकी सारी बातें आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो आपके इम्यूनिटी वाला पार्ट प्लस आपके डिजीज वाला पार्ट आपके अगले सिलेबस का रहेगा टेस्ट। और उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें आपका पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग जिसमें HIV वायरस, आगे और क्या ऐड हो जाएगा, HIV ऐड हो जाएगा, कैंसर ऐड हो जाएगा और आपके ये ड्रग अब्यूजेस ऐड हो जाएंगे। ये 3 टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे उसके अगले टेस्ट में। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद तो आपको फेस टेस्ट ही होगा, ठीक है? तो आई सपोज आई एम वेरी क्लियर विद द सिलेबस। चलिए फंगल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। फंगल डिसऑर्डर में हमें दो चीजें पढ़नी है। दो, एक फंगस से पहले एनसीईआरटी के हिसाब से बात करते हैं। एनसीईआरटी जिन फंगस की बात करती है वो 3 है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। They cause you what? They cause you ringworm disease. They cause you what? Ringworm disease. और रिंगवर्म डिजीज में क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ब्लिस्टर लाइक बन जाता है, छाला सा बन जाता है रिंग का, ठीक है ना। और फिर ये जो छाला है यहाँ पर इंटेंस इचिंग होती है और इरिटेशन होती है, ठीक है ना। तो इट्स स्किन डिसऑर्डर, स्किन का या नेल का, ठीक है ना, स्किन, नेल, या आप कह सकते हैं हेयर, सर में जो सर के बाल हैं, ठीक है ना, वहां का डिसऑर्डर हो सकता है, वहां फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसमें गर्दन पे कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, फाइटोमा नील्स के पास, है ना, ये हो सकता है। बेसिकली फंजाई वहीं ग्रो करता है जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, मतलब डैम्पनेस होती है और थोड़ा वार्मथ होता है। तो आपकी उंगलियों के बीच में यहाँ पे जब पसीना रुकता है, तो यहाँ पे फोल्ड्स ऑफ स्किन, जब पसीना रुकेगा वहां पर हो सकता है ना, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर है ना, तो मॉइस्ट वाली जगह पर जहाँ मॉइस्चर है, जहाँ थोड़ी वार्मथ है, वहां पे वो फंगस के ग्रोथ के लिए क्या है, अच्छा है। तो
तीन जीनस है रिंगवॉर्म डिजीज के लिए, तीन जीनस, ये जीनस है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। इसके अलावा देयर इज समथिंग नोन एज टीनिया। टीनिया नहीं, टीनिया इज टेल फ्रॉम दिस टीनिया। टीनिया की अलग-अलग फॉर्म्स है जो आपको फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। फॉर एग्जांपल टीनिया बार्बे। टीनिया बार्बे आपकी बियर्ड में फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। टीनिया कैपिटिस, 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 टीनिया कैपिटिस आपके सर में फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। टीनिया कॉर्पस, टीनिया कॉर्पस आपकी ओवरऑल बॉडी में क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है फंगल। टीनिया पीडिस, टीनिया पीडिस जिसको हम एथलीट फुट भी कहते हैं, या आपके पैरों में फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। So there are some varieties of tinea barbae, capitis, corpus, pedis. ठीक है, which can cause you different kind of one more tinea cruris. Tinea cruris. Tinea cruris can cause an infection in the groin region. कौन सा region? Groin region. Groin region, पैरों का region, body, सर और beard. ठीक है, beard region. तो ये टीनिया कौन है? इट इज अ फंगस, इट इज अ फंगाई। तो टीनिया बार्बे, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पस, टीनिया पेडिस, टीनिया क्लोरिस। ठीक है, क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ। इसके अलावा फंगल इंफेक्शन में कैंडिडा, क्या चीज? कैंडिडियासिस कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बिसियंस। कैंडिडा ये भी फंगाई से फंगस है, इट कैन कॉज यू कैंडिडियासिस। So these are some of the common fungal disorders: candidiasis, tinea, and ringworm disease caused by Microsporum, Trichophyton, and Epidermophyton. तो ये information जितनी blackboard पे दी है, that is more than enough for the fungal disorders. ठीक है, बाकी जो कुछ चीजें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। Helminth disorder में that is bilharzia, tiniasis, ascariasis, encyclostomiasis, elephantiasis, guinea worm disease and लोअर आई वर्म डिजीज। ये सारी बातें आपके क्लास 11 में हो गई थी, आपके नोट्स में होंगी, वहां से रिवाइज कीजिएगा और कोई डाउट होगी तो मुझसे पूछेगा। अभी तक की बात में किसी को कोई डाउट है तो फिर बात करेंगे, वरना हम आगे चलेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मलेरिया। ओके, आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, अच्छी बात, आगे ना मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए ये सारे तो बॉडी डिसऑर्डर थे जो आपको नहीं भी पढ़ा था तो भी एक बार के लिए चल जाता। कोई भी किताब उठाते, उनके बैक्टीरियल इन्फेक्शन याद कर लेते और खत्म, बस। कोई पूछता भी नहीं है खास कर, ठीक है, पहले पूछे जाते थे, बट हम कोई रिस्क नहीं लेते, इसलिए हम जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो ऑफ कोर्स जो एनसीईआरटी वाले वो तो हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, उसके अलावा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए उस पर भी 2-3 बार नजर मार के चले जाएंगे कि बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऑप्शन में फंस जाते हैं तो हम वहां पे ज्यादा ना फंसे, ठीक है ना। तो मैंने तो आपको बस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए पढ़ा दिया। मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं कोई टॉपिक बहुत जल्दी से करा रहा हूँ, फटाफट से करा रहा हूँ, इसका मतलब कि उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ, फंजाई वाले की है, ठीक है, फंजाई वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट। रिंगवॉर्म डिजीज का एंजाइटी दिया हुआ है, डिटेल में क्या होता, अलग पैराग्राफ है उसका,
तो जिस चीज का एनसीईआरटी में अलग पैराग्राफ होता है वो मान लिया करो कि इंपॉर्टेंट होता है। फिर तो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास मलेरिया है। पहले मलेरिया समझ लो, दिमाग में डाल लो, उसके बाद इसको मैं पढ़ा भी दूंगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे ही घबराते रहते स्टूडेंट्स। मलेरिया इज वेरी सिंपल डिसऑर्डर। नाउ पे अटेंशन। पहली चीज मैल एरिया, नाम को ब्रेक करेंगे। मैल मतलब खराब, मैल फॉर्म। एरिया इज एयर, ठीक है ना। तो मैल एरिया इज खराब एयर, तो जो खराब एयर से हो वो मैल एरिया। अब ये बहुत ही इलॉजिकल सा टर्म है, दिस इज अ वेरी वेरी इलॉजिकल टर्म, बिकॉज मुझे पता है, आपको पता है, दुनिया को पता है कि मलेरिया एयर से नहीं मच्छर से होता है। कौन सा मच्छर? द फीमेल एनोफिलीज। फीमेल बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज मच्छरों में, ओके लेट्स गो विद मच्छरों में जो मतलब कि और भी स्पीसीज है जहाँ पे ऐसा है, ठीक है ना। मच्छरों में कहीं कहते हैं आर्थ्रोपोड्स में जो बाइटिंग नेचर है, ठीक है, जो ब्लड सकिंग नेचर है वो फीमेल्स का है, ठीक है ना। मेल्स डू नॉट हैव द माउथ पार्ट्स फॉर द सकिंग द ब्लड, ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हो एडी, ये एनोफिलीज मस्किटो, और वो बाय डिफॉल्ट रहेगा कि अगर मस्किटो की बात करें, काटने की बात करें, खून चूसने की बात करें, तो वी हैव द फीमेल इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि अगेन हमें ये पता है, फिर हम इसे मलेरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमें अभी पता है, ये हमें अब जानते हैं। पहले हमें लगता था कि मलेरिया खराब हवा से हो रहा है, तो इसलिए हमने नाम दे दिया मलेरिया, ठीक है ना। और फिर नाम नहीं बदला, ठीक है। ये मैंने आपको शायद पहले ही बताया था किसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, पहले लगता था प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा था, ठीक है। और फिर हमने नाम नहीं बदला। हमें तो पता चला कि सेमिनल वेसिकल से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं आता है, लेकिन हमने फिर भी नाम प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं रखा, ठीक है ना। जैसे ठीक है ना। तो हमने नाम नहीं बदले, क्यों? क्योंकि उसके नाम से फेमस हो गया। तो मलेरिया के नाम से ऑलरेडी फेमस हो चुका था, तो हमने नाम नहीं बदला, ठीक है। उस वक्त मोदी जी तो कहते क्या बदल, बट अभी तब थे नहीं, तो साइंस में चलती नहीं, तो वहां पे नहीं बदला गया। तो आगे बात करते हैं। तो मलेरिया रिमेंड मलेरिया, ठीक है। अच्छा, मलेरिया कॉज कैसे होता है? अब मलेरिया कॉज करने के लिए आपने बोला कि फीमेल एनाफिलिस मस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर एक फीमेल एनाफिलिस मस्किटो मेरे पास आएगी और मेरे को बाइट करेगी, तो मुझे मलेरिया नहीं हो जाएगा। आई विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आई विल बी ओनली सफरिंग फ्रॉम मलेरिया अगर वो फीमेल एनाफिलिस इज कैरिंग अ पर्टिकुलर पैथोजन दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। और ऐसा वैसा प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मोडियम की भी एक स्पेसिफिक स्पीसीज, प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीसीज है, जिनमें से 5-6 हम जानते हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज करती है। जैसे जो मैं 4 एनसीईआरटी में दी, उन 4 की बात करते हैं, हालांकि 6-7 है, पर लेट 6-7 को हम साइड में रख देते हैं। स्पेसिफिक स्पीसीज जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 मेजर स्पीसीज है। इनमें से कोई एक प्लाज्मोडियम की स्पीसीज ये अगर फीमेल एनाफिलिस कैरी कर रहा होगा, वो भी एक स्पेसिफिक स्टेज to be has to be sporozoites. कोई और चीज कैरी कर रहा होगा लाइक गैमेटोसाइट्स, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो स्पेसिफिक स्टेज है स्पोरोजोइट, और प्लाज्मोडियम का स्पेसिफिक स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है ना। वो लेकर अगर फीमेल एनाफिलिस मुझे बाइट करता है तो ही मुझे मलेरिया होगा, वरना मलेरिया नहीं होगा। तो मलेरिया होने के लिए आपके पास 2 होस्ट हो गए, एक फीमेल एनाफिलिस और एक हो गया मैन। एक है फीमेल एनाफिलिस और दूसरा है मैन, ठीक है। फीमेल एनाफिलिस से मैन में जाता है इन्फेक्शन, और मैन से फीमेल एनाफिलिस में ऐसा वेक्टर आता है, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टर आता है, ठीक है ना। अच्छा, मैन को फीमेल एनाफिलिस का पहुंच आ रही है, क्या देती है? स्पोरोजोइट देती है। पूरी लाइसेंस ले ली, इतनी बात याद रखो, कुछ कंफ्यूजन होगा, बस ये रट्टा मारना, बस ये समझ लेना, बाकी सब क्लियर रहेगा। फीमेल एनाफिलिस मैन को स्पोरोजोइट देती है, मैन स्पोरोजोइट से गैमेटोसाइट बनाता है, और फिर वो गैमेटोसाइट फीमेल एनाफिलिस पिक कर लेती है, और फिर ये गैमेटोसाइट से स्पोरोजोइट्स बना लेती है, और फिर मैन को ट्रांसफर करती है। मतलब इसको हम और पढ़े तो ये इन गैमेटोसाइट से
इसको गैमेटोसाइट है ना, ये इस गैमेटोसाइट से क्या बना लेगी, स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट ट्रांसमिट कर देगी। ये स्पोरोजोइट से क्या बना लेगा, गैमेटोसाइट, और ये गैमेटोसाइट इसको ट्रांसफर कर देगा। So that is what is happening. फीमेल एनाफिलीज आपसे स्पोरोजोइट ले रही है, और सॉरी आपसे गैमेटोसाइट ले रही है, गैमेटोसाइट से स्पोरोजोइट बना रही है, और आपको स्पोरोजोइट्स किसी दूसरे को क्या कर दे रही है, ट्रांसफर कर दे रही है। ओके ओके, क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में? अच्छा होता क्या है, आइए थोड़ा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब एक फीमेल एनाफिलीज है, अब शुरू से समझते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं एक पर्सन को ऑलरेडी मलेरिया है, ऑलरेडी क्या है उस पर्सन को, या चलो छोड़िए, मैं मानता हूँ फीमेल एनाफिलीज पहले से ही स्पोरोजोइट्स कैरी कर रही है, अज्यूम इट लाइक दैट, फीमेल एनाफिलीज से स्पोरोजोइट्स कैरी कर रही है, राइट। अब ये फीमेल एनाफिलीज जो स्पोरोजोइट्स कैरी कर रही है, उसने एक मैन को बाइट किया, बाइट करके उसके ब्लड में स्पोरोजोइट्स रिलीज कर दी, ठीक है। अच्छा, बट ऑब्वियसली बात है कि फीमेल एनाफिलीज को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि वो आपकी बॉडी में आएगी, काटेगी और आपको स्पोरोजोइट ट्रांसमिट करेगी, है ना। कोई वो सोच समझ के ये नहीं कर रही है, उसकी चाल नहीं, ठीक है, आपसे वो कोई बदला नहीं ले रही है, वो आपके पास क्यों आई है, अपना काम करने के लिए। वो आपको बाइट करेगी आपसे खून लेने के लिए, ओके, तो आपको बाइट करेगी आपको से खून लेने के लिए, ठीक है। अब ये आपकी गलती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आपकी बॉडी में कोई भी खून लेना चाहे तो डायरेक्टली नहीं ले सकता, खून लेते लेते वो आपका जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है। अगर आपकी बॉडी प्लेटलेट्स अच्छे खासे हैं, आपको हेमोफीलिया नहीं है, थैलासीमिया नहीं है, ठीक है ना, तो आपका ब्लड फटाफट क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। इन दोनों में से कोई डिसऑर्डर है तो क्या है, या तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना, या आप दूर से क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड है तो आपको हेमोफीलिया हो सकता है, तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, आप रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आपको हेमोफीलिया या थैलासीमिया वगैरह कुछ नहीं है, तो आपका ब्लड क्लॉट कर जाएगा, और अगर क्लॉट कर गया तो फीमेल एनाफिलीज ब्लड सक नहीं कर पाएगी। फीमेल एनाफिलीज ब्लड अगर सक नहीं कर पाएगी तो वो चाहती है कि वो कंटिन्यूअसली ब्लड सक करे, तो लीच के जैसे जो लीच कर रहा था वो सलाइवा रिलीज करेगी आपके ब्लड के अंदर। सलाइवा क्यों रिलीज करेगी, ऑफ कोर्स सी बात है, आप जहां खाते हो वहां थूकते नहीं है, बट फीमेल एनाफिलीज को ऐसा करना पड़ रहा है बिकॉज उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट, सॉरी नॉट स्पोरोजोइट, उसके सलाइवा में एक एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट है। तो सलाइवा रिलीज करती है ताकि एंटी कोगुलेंट आ जाए, और एंटी कोगुलेंट से आपका ब्लड कोगुलेट ना करे। अगर ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा या आपका क्लॉटिंग नहीं होगी तो अब वो कंटिन्यूअसली ब्लड सक कर सकते हैं जब तक वो चाहे, राइट। नाउ प्रॉब्लम ये है कि जब वो सलाइवा रिलीज करती है तो उसके सलाइवरी रिजर्वायर में, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच का स्ट्रक्चर जाता है, देयर वाज अ सलाइवरी रिजर्वायर जहां सलाइवा स्टोर रहता था। तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी रिजर्वायर में जब वो सलाइवा रिलीज होकर आता है तो बाय चांस उसके अंदर स्पोरोजोइट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स है, मान लीजिए एक फीमेल एनाफिलीज के ब्लड में स्पोरोजोइट्स है, तो बट अब ऐसी बात है उसका ब्लड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसी भी आर्थ्रोपोडा का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो वो स्पोरोजोइट्स पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लड हर जगह जाएगा, तो ब्लड जहां जहां जाएगा स्पोरोजोइट लेके जाएगा, है ना। तो उसकी पूरी बॉडी में स्पोरोजोइट्स है, अब वो आपकी बॉडी में सलाइवा रिलीज कर रही है, तो उसके सलाइवा के थ्रू आपकी बॉडी में, ब्लड में एंटर कर जाएंगे द स्पोरोजोइट्स। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? अब ये स्पोरोजोइट्स जब आपके एक फीमेल एक ह्यूमन के, एक मैन के ब्लड के अंदर एंटर किए तो ये कहाँ जाएंगे, ये घूमते फिरते सबसे पहले अपना निशाना बनाएंगे लिवर के सेल को, और लिवर के सेल के अंदर कॉज करेंगे लिवर के सेल की शाइजोगोनी। अब जिनको शाइजोगोनी नहीं याद है उनको मैं वापस से एक बार याद दिला दूं, बता दूं, आप अगली बार पढ़ के रखना, फिर आपको बना कंफ्यूजन होगा। शाइजोगोनी इज अ मल्टीपल फिजन ऑफ प्लाज्मोडियम, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ रिप्रोडक्शन के अंदर। उसमें प्लाज्मोडियम एक सेल के अंदर घुस जाता है ना, फिर उसका साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, फिर उसका न्यूक्लियस बहुत सारा डिवाइड करता है, फिर न्यूक्लियस के फिर न्यूक्लियस के आसपास अपनी मेम्ब्रेन की कवरिंग आ जाती है, फिर उस सेल को फाड़ के वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, एंड दैट इज नोन एज शाइजोगोनी। अब उससे सब कुछ ठीक है, प्लाज्मोडियम आ रहा है, डिवाइड कर रहा है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में इतने बैक्टीरिया वायरस तो रहते ही हैं, थोड़ा प्लाज्मोडियम रह लेगा तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में ऑलरेडी रहते हैं, तो हमें प्लाज्मोडियम से दिक्कत नहीं है। ये जो प्लाज्मोडियम हमारे लिवर सेल के अंदर घुस के हमारे लिवर सेल को बर्स्ट कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जो स्पोरोजोइट्स है वो हमारे लिवर सेल के अंदर घुसेंगे,
डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लो, बट प्रॉब्लम किस बात है, लिवर सेल में डिवाइड करने के बाद जब मन भर जाएगा तो जो लिवर सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम देंगे, वो आपके लिवर को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो हो सकता है आपके थोड़ा सा बाइल पिगमेंट का बढ़ जाना, थोड़ा फीवर आना, ये सब आपको थोड़ा बहुत सिम्टम बेसिक शुरू हो जाए। खैर उतने ज्यादा सिम्टम नहीं आएंगे क्योंकि ये थोड़ा बेसिक डैमेज है। ओके, अब जाएंगे स्पोरोजोइट्स और मल्टीपल होके जो डिवाइड होके आए हैं उन्हें बोलते हैं मीरोजोइट्स। क्या बोलते हैं? मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स फिर अब पहले मान लो एक प्लाज्मोडियम आया था, मतलब आते बहुत सारे हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक प्लाज्मोडियम आया था, उसने मान लो 1000 और मीरोजोइट्स बना दिए। अब ये जो 1000 है ये और 1000 लिवर सेल्स को डैमेज करेंगे। क्लियर पॉइंट? तो ये लिवर सेल्स को जाएंगे, फिर अब पहले स्पोरोजोइट क्या था, मीरोजोइट आया था, अब मीरोजोइट फिर जाएगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर शाइज़ोगोनी करेगा, फिर डिवाइड होके आएगा, उसको हम एक नया नाम दे देंगे, क्रिप्टोमीरोजोइट। अब नाम देने का क्या है, नाम तो कुछ भी देते रहो, है तो वो स्पोरोजोइट का एक फॉर्म है ना। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि स्पोरोजोइट जा जाके मीरोजोइट्स बना रहे हैं, है ना, लिवर सेल को डैमेज कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर लिवर सेल को डैमेज कर रहे हैं, मतलब लिवर की डैमेज की साइकिल चल रही है। इसको बोलते हैं लिवर शाइज़ोगोनी, ठीक है ना। और इसको हम प्री एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, जब लिवर वेवर को इनका थोड़ा डैमेज करके इनका थोड़ा मन भर जाएगा तो कुछ मीरोजोइट्स, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ द मीरोजोइट्स एस्केप टू द ब्लड बैक, तो लिवर से कुछ ब्लड में वापस एस्केप कर जाएंगे। अब ब्लड में जाएंगे तो अब अपना निशाना बनाएंगे आरबीसी को, तो जो लिवर में किया वही अब आरबीसी में करेंगे। अब आपका हीमोग्लोबिन को डैमेज करेंगे, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, और आपके आरबीसी को डैमेज करेंगे, आपके अब कॉज करेंगे एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनी। ओके, सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि लिवर वाली शाइज़ोगोनी को मैंने हेपाटिक शाइज़ोगोनी क्यों बोला, या प्री हेपाटिक तो क्लियर है क्यों बोला, लिवर की थी इसलिए मैंने उसको प्री एरिथ्रोसाइटिक क्यों बोला, क्यों, क्योंकि वो एरिथ्रोसाइटिक से पहले हो रही है। गॉट इट? सो दैट इज नोन एज, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्लियर है सर। हाँ गोविंद, क्या करूं बताओ। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैं क्या करूं मुझे बता, मेरे लिए क्या क्या है वो बता, मैं क्या करूं? अगर बाकियों को नहीं हो रही, तेरे को हो रही है, तो मैं क्या करूं? जस्ट गिव मी अ सॉल्यूशन, तू जो बोलेगा मैं वो कर लूंगा। चल अपना माइक बंद कर दे, जहां से तेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होता है वहां जाके देख लियो। और अगर ज्यादा ब्रेक हो रही है, ब्लर हो रही है स्क्रीन, तो जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है, बाकी वीडियो में जाके देख लियो। वरना मुझे क्या बोल रहा था मैं? Where was I? That's why I don't like interrupting in between. It like demolishes the flow. सर एरिथ्रोसाइटिक सर अगर ये प्लाज्मोडियम ब्लड को भी इफेक्ट कर सकता है और लिवर को भी, तो पहले ब्लड को ही लिवर को ही क्यों करता है? वेरी गुड, बता दो। क्योंकि हर काम करने की एक उम्र होती है, एक डेवलपमेंट स्टेज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। जो वो नया नया आया ना स्पोरोजोइट्स, उनके लिए लिवर सेल एक इजी टारगेट होते हैं, इसलिए वो लिवर को इन्फेक्ट करता है। फिर उसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना मीरोजोइट्स, ये मीरोजोइट्स आर कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द आरबीसीज। बाय द वे, वैसे एक क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, तो दैट इज द रीजन, है ना। गॉट इट? आयुष सिंह, यस सर। ओके। तो अब ये बता दो मैं क्या बता रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, चाइना का क्या बोल रहा था ना? एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोगोनी। हाँ, तो लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद ये लोग आरबीसी में पहुंचे, और आरबीसी में वही करेंगे, वही काम, वही सत्यानाश करेंगे जो उन्होंने लिवर में किया, ठीक है। आरबीसी की शाइज़ोगोनी करेंगे। अब पॉइंट क्या है कि जब आरबीसी की शाइज़ोगोनी होती है ना, तो टॉक्सिन रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिन हाई फीवर कॉज करता है,
तो क्या होता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आरबीसी में आया, आरबीसी में ग्रो किया, जब बर्स्ट करके बाहर निकला उसके बाद फीवर एकदम स्पाइक कर गया, देयर वाज अ सर्ज इन द टेम्परेचर, ठीक है ना, द टेम्परेचर गॉट सोरिंग, ओके, सो एकदम हाई पीक आई किसकी, टेम्परेचर की, है ना। तो अच्छा, अब एक पीक आई टेम्परेचर की, हाई फीवर, फिर बहुत तेज हो, तेज कितना, 104, 100, है ना, 103, 104 हाई फीवर। और फीवर जब उतरता है तो बहुत ज्यादा ठंड लगना और बहुत ज्यादा पसीना आना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड चिल्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसके, मलेरिया का। अच्छा, अब ये फीवर आया, डिग्रेड, अब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट्स आए फिर से आरबीसी में घुसे, फिर से आरबीसी में डिवाइड किया, फिर से उनको बर्स्ट किया, फिर से एक स्पाइक। तो मलेरिया का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है, द साइकिल ऑफ फीवर, द साइकिल ऑफ फीवर, ये थोड़ा समझिएगा, ये इसमें हटा, साइकिल ऑफ फीवर क्या है, ये है डे जीरो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, ठीक। तो एंटर किया आरबीसी के अंदर और आते आते मान लीजिए फीवर आया थर्ड डे, मतलब डे 1 से स्टार्ट करते हैं, फीवर का स्पाइक आता है, ये फीवर हल्का कंट्रोल कर रहा है और ये फीवर का स्पाइक आया ऑन द डे थर्ड, थर्ड डे पे स्पाइक आने के बाद फिर फोर्थ फिफ्थ, है ना, there is a gap of 24 hours, there is a gap of more 24 hours, 36 hours, okay, sorry 24 hours and 48 hours, और 48 hours के गैप के बाद ये गैप आ गया, फिर से there is a spike, फिर there is a gap of 48 hours and there is again a spike, okay, so there is a gap of 48 hours in a spike, there is a gap of 48 hours in a spike, ठीक है, एक ही हो सकता है, ठीक है, क्लियर सिनेरियो। तो यहाँ ये गैप कुछ फीवर्स के अंदर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट डे को स्पाइक नहीं, फोर्थ डे एक स्पाइक आया और थोड़ा हाई टेंपरेचर, तो देयर वाज स्पाइक ऑन फोर्थ डे, देन गैप ऑफ 72 आवर्स, दैट इज 3 days, देन अ स्पाइक अगेन आफ्टर दैट गैप ऑफ राइट 72 आवर्स। तो आप क्या देख रहे हो, आपको दो तरीके के मलेरिया मिलेंगे, ठीक है ना, जो 48 आवर के गैप में जो बार बार हाई फीवर आ रहा है उसको बोलेंगे टर्शियन मलेरिया, टर्शियन मलेरिया। आई मैं आपको बहुत सिंपल टर्म से बता रहा हूँ, टर्शियन मलेरिया मतलब 3 दिन में हाई फीवर, फिर नॉर्मल, फिर हर 48 आवर्स बाद, हर तीसरे दिन जब फीवर आता है तो हम बोलेंगे टर्शियन मलेरिया। और हर चौथे दिन अगर फीवर आएगा, 72 आवर की अगर साइकिल चलेगी, ये साइकिल किसकी है, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी की साइकिल है। तो हर चौथे दिन अगर फीवर आ रहा है, 72 आवर की अगर साइकिल चल रही है, तो फिर हम बोलेंगे क्वार्टर्न मलेरिया, क्वार्टर्न मलेरिया। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। अच्छा, टर्शियन मलेरिया कॉज करने वाले हैं कौन कौन है जो टर्शियन मलेरिया कॉज करते हैं? 3 स्पीसीज प्लाज्मोडियम की, मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहला जिसको मैं डिस्कस करूंगा, द मोस्ट कॉमन वन ओवेल, या मैं आपको 3 बताता हूँ। टर्शियन मलेरिया 3 तरीके के, एक बेनाइन, बेनाइन मतलब बड़ा ही बेसिक सिंपल सा, माइल्ड थोड़ा सा तेज, और एक सबसे खतरनाक मैलिग्नेंट, सबसे खतरनाक सबसे परेशान करने वाला मैलिग्नेंट, ठीक है ना। क्वार्टर्न वाला भी माइल्ड होता है, ठीक है ना। तो बेनाइन, बेनाइन, अब देखिए बेनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करने वाला कौन है, ठीक है ना, दैट इज बाइलैक्स, प्लाज्मोडियम बाइलैक्स। माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करने वाला कौन है, दैट इज ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए, याद रखने के लिए, तुरंत कंफ्यूज होते हैं कौन सा माइल्ड, कौन सा टर्शियन, कौन सा ये, कौन सा खाना। बहुत सिंपल है, जहां 48 आवर्स का गैप, वो हर तीसरे दिन फीवर तो टर्शियन, और 3 फॉर्म से बेनाइन, माइल्ड और मैलिग्नेंट। सबसे खतरनाक पालसीपारम, क्योंकि आपसे पूछता है सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा, आप बोलेंगे प्लाज्मोडियम पालसीपारम, ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ फीवर डज इट कॉज, इट कॉजेस मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। और क्वार्टर्न कॉज करने वाला, इसका नाम ही मलेरिया है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है ना।
तो वायवैक्स, ओवेलम, ओवेल, फाल्सीपारम, मलेरिया, ये 4 स्पीसीज है जो कि जनरली बुक्स डिस्कस करती हैं, ठीक है ना। तो हम भी इन्हीं चारों को डिस्कस कर रहे हैं, और ये मैंने आपको इन चारों में क्या बता दिया, डिफरेंस बता दिए, और ये क्या बताया मैंने, अरिथ्रोसाइटिक साइकिल बनाया। अच्छा, अब देखिए आप कि एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड समझते हैं आप, अगर आप हेल्थ वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तब एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्यूबेशन पीरियड? सर जितना टाइम एक पैथोजन लेता है बॉडी के अंदर जाने के बाद इफेक्ट शो करने में। हाँ, तो मतलब मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूँ ऐसे। अब बोर्ड के एग्जाम्पल लिखना ही है ना, तो फिर जरा सुन लो। इंक्यूबेशन पीरियड इज लाइक अ टाइम फ्रॉम entry of the pathogen to the appearance of the symptoms of the pathogen, या first symptom of the pathogen, ठीक है ना, या first key symptom of the pathogen। तो entry से लेके symptom दिखाने तक का, हालांकि बोला you what you spoke was right, just formulate into a very good sentence, from entry to the symptom of the pathogen, that time period is actually known as the incubation period। अब incubation period के ऊपर भी हम चारों मलेरिया को अलग अलग कर सकते हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। इन चारों को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, वायवैक्स, ओवेल और फाल्सीपारम और मलेरिया को, इन सबके इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। फॉर एग्जांपल 12 to 14 डेज, मोस्टली बुक में 12 ही दिया, 14 ही दिया होता है, लेकिन हम क्यों बताता हूं 12 to 14 है। 12 to 14 डेज वायवैक्स एंड ओवेल का क्या है, ये है इंक्यूबेशन पीरियड है। सबसे छोटा इंक्यूबेशन पीरियड 8 से 10 दिन या 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब बहुत जल्दी सिम्टम दिखाता है कौन, फाल्सीपारम, ठीक है। और सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड लाइक 25 से 28 दिन या 30 दिन भी हो सकता है, 30 डे भी हो सकता है। सबसे बड़ा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड इसका है क्वार्टर्न मलेरिया का है, यानी प्लाज्मोडियम मलेरिया का है, या क्वार्टर्न मलेरिया का है, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, कभी कभार आपको एक के बजाय दो स्पीसीज या तीन स्पीसीज इकट्ठे मलेरिया कॉज करता है, मतलब आपकी बॉडी में वायरस, फाल्सीपारम और इसका कॉम्बिनेशन आ गया, लेट्स अज्यूम, तो फिर आपको फीवर ऐसा नहीं कि 48 आवर में आ रहा है, फिर आपको फीवर हो सकता है कि एक आज कॉज कर रहा है, दूसरे के साइकिल कल पूरी हो रही, तीसरी परसों पूरी हो रही हो, और हो सकता है आपको हर रोज फीवर आ रहा हो, ठीक है ना। तो वो भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल स्पीसीज ऑफ मलेरिया ने क्या, प्लाज्मोडियम ने क्या क्या इफेक्ट किया। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके अंदर मिक्स सा मलेरिया हो, वायरस भी हो, ओवेल भी हो, फाल्सीपारम भी हो, ठीक है ना। तो जो सिम्टम्स है वो वेरी करेंगे फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। एक आया है, दो आए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दो आए हो और दो जो है वो अलग अलग हो, प्लाज्मोडियम वायरस ही, लेकिन अलग अलग लेवल पे हो, अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हो, तो फिर उस केस में भी आपका ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा शिफ्ट कर सकता है। तो ये थ्योरेटिकल चीजें, ठीक है ना। मैं आपको जितनी चीजें बता दूं दैट्स ऑल थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इन सबसे अलग हो सकती है। खैर, हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पढ़ना है, नीट हमें थ्योरी में देना है, प्रैक्टिकल में नहीं देना, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि या तो हर तीसरे दिन फीवर आएगा, हर चौथे दिन, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द मलेरिया। खैर, तो मैंने क्या बताया था कि क्या चल रहा था, हम पहुंचे थे, अब तक कहानी क्या हुई थी कि एक फीमेल एनोफिलीज ने जो स्पोरोजोइट्स कैरी कर रही थी, उसने आपका ब्लड सक किया था, ब्लड सक कंटिन्यूसली हो सके तो आपकी बॉडी में सलाइवा रिलीज किया था, उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स से आपके लिवर में गए थे और लिवर सेल्स के अंदर शाजुबानी करी थी, और करने के बाद कुछ मीरोजोइट्स एस्केप कर गए थे आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाके यही काम उन्होंने आरबीसी के साथ भी किया था। आरबीसी के साथ यही काम करने के बाद काफी देर तक ये काम करते रहते हैं, आरबीसी डैमेज होते रहते हैं। जब इनका मन भर जाता है तो कुछ मीरोजोइट्स गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग नोन एज गैमेटोसाइट, समथिंग नोन एज गैमेटोसाइट। अब पे टेंशन, अब सवाल ये आता है कि गैमेटोसाइट, व्हाट इज गैमेटोसाइट। अब ये बात आप मुझे बताएंगे कि गैमेटोसाइट क्या होता है। बस सवाल पूछो, मुंह पे ताले लग जाते हैं। एग्जाम ले लो, दिमाग पे ताले लग जाते हैं।
सर गैमीट बनाने वाले सेल्स। थैंक यू चैनी। तो गैमेट बनाने वाले सेल्स को हम गैमेटोसाइट बोलते हैं। एग्जांपल स्पर्मेटोगोनिया या oogonia, ठीक है। तो गैमेट होते हैं जो गैमेट है, और गैमेट बनाने वाले सेल्स गैमेटो साइट्स हो गए, राइट। तो आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम का जो मीलोसाइट है, ये प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट बनाएगा, ठीक है ना। और मेल गैमेटोसाइट यानी मेल गैमेट बनाने वाला सेल साइज में छोटा होता है एज ऑलवेज, और मेल गैमेट बनाने वाला सेल है वो साइज में बड़ा होता है एज इन जनरल टर्म्स। तो हम मेल बनाने वाले गैमेटोसाइट को बुलाते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट, और फीमेल गैमेट बनाने वाले सेल को बनाते हैं मेगा गैमेटोसाइट। तो देयर इज अ माइक्रो गैमेटोसाइट, देयर इज अ मेगा गैमेटोसाइट। तो ये गैमेटोसाइट्स जो है ये आरबीसी में बनते हैं और आरबीसी में ही ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो देयर कैन बी सम आरबीसीज विद माइक्रो गैमेटोसाइट्स, देयर कैन बी सम आरबीसीज विद मेगा गैमेटोसाइट, यानी स्पर्मेटोगोनिया एक तरीके से और oogonia एक तरीके से। किसके अंदर कंटेंट है? आरबीसी के अंदर कंटेंट है, राइट। ओके, अच्छा, अब इस पर्सन को जिसके अंदर ये सारा तामझाम हो रहा है, दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड विद मलेरिया, इट्स अ मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन। इसको साइड में रखो, यार ये पड़ा हुआ है ना। अब एक फीमेल एनाफिलीज आती है, और ये फीमेल एनाफिलीज एकदम नई नई फीमेल एनाफिलीज है, एकदम अभी अभी इसका जुवेनाइल फेज पूरा हुआ है, अभी भी शी हैज गॉट यंग एंड शी इज अ वेरी यंग एंड इसकी बॉडी में कोई भी स्पोरोसाइट नहीं है, कोई भी मलेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम एकदम न्यू है ना, ब्रांड न्यू ये एक फीमेल एनाफिलीज है, राइट। अब ये जो फीमेल एनाफिलीज है भाई काम तो वही करेगी, अब ये भी ब्लड सक करना चाहिए। इसको क्या पता कि जिससे ब्लड सक करने जा रही है दैट इज अ मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन, उसको नहीं पता ना, वो तो बस स्किन में जाएगी, ब्लड सक करेगी, वही काम करेगी, अपना सलाइवा रिलीज करेगी एंड तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सलाइवा तो रिलीज किया, लेकिन सलाइवा में कुछ भी स्पोरोसाइट्स है नहीं, बिकॉज़ इट्स अ वेरी ब्रांड न्यू एनाफिलीज। तो इसने ब्लड सक किया, लेकिन जो ब्लड ये अपने साथ ले गई वो मलेरिया वाले पर्सन का था, राइट। उस मलेरिया वाले पर्सन के ब्लड में अगर आप देखो तो उसके जो आरबीसीज हैं, उसके आरबीसी के अंदर यू विल सी क्या है मिलेंगे, गैमेटोसाइट्स मिलेंगे, माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मेगा गैमेटोसाइट, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम के। तो ये ब्लड लेने के साथ साथ आरबीसी ले जाएगी ह्यूमन से, और उस आरबीसी के अंदर वी हैव द माइक्रो एंड द मेगा गैमेटोसाइट, गैमेट बनाने वाले सेल, ठीक है। अब इमेजिन करो ये जो ब्लड उसने सक किया ये कहाँ जाएगा? वेयर विल इट गो? गट में। हाँ ऑफ कोर्स, आप जो खाता है पेट में जाता है, तो वो भी ब्लड सक करेगी, उसके कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। अब गट में ये गैमेटोसाइट्स जो हैं, सब इंपॉर्टेंट है, समझेगा, ये गैमेटोसाइट्स जो हैं इनके आरबीसी डिग्रेड कर जाएंगे, और ये गैमेटोसाइट्स फिर गैमेट्स बनाएंगे। ऑफ कोर्स मेल वाला माइक्रो गैमेट्स बनाएगा और फीमेल वाला मेगा गैमेट बनाएगा। तो देयर इज गोइंग टू बी मेगा गैमेट्स, देयर कैन बी माइक्रो गैमेट्स। अब ये जो माइक्रो गैमेट्स हैं, जैसे इनका काम है ये आके फ्यूज करेंगे मेगा गैमेट के साथ, तो माइक्रो गैमेट ज्यादा बनेंगे, मेगा गैमेट कम बनेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली एक गैमेटोसाइट से, एक मेगा गैमेटोसाइट से एक ही मेगा गैमेट बनता है, लेकिन एक माइक्रो गैमेटोसाइट से बहुत सारे माइक्रो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो गैमेट जाके मेगा गैमेट से फ्यूज कर जाएगा, जैसे फर्टिलाइजेशन होती है, ओके। दोनों फ्यूज कर गए। अब जैसे ही दोनों फ्यूज करें, ठीक है, ये बन गया फर्टिलाइज्ड एग। थोड़ी देर ये गट में स्विम करेगा, फिर आप देखिए, मान लीजिए गट है, हाउ डू आई एक्सप्लेन, ओके, इमेजिन कीजिए, ये मेरे हाथ समझ लीजिए, ये गट है ना, ये गट के अंदर की स्पेस है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई गट में, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई गट में, फर्टिलाइजेशन हुई, फिर ये गट की वॉल में चिपक गया, अंदर गट की वॉल में एम्बेड हो गया, कौन? फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग स्पोरोगोनी करेगा। अब स्पोरोगोनी भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसमें क्या होता है? सेम मल्टीपल फिजन होता है, बस कैसे ये सिस्ट बना देते हैं। तो सिस्ट बनेगी, जो फर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस बना है वो मल्टीपल फिजन करेगा, मल्टीपल न्यूक्लियाई हो जाएंगे, क्लियर। मल्टीपल न्यूक्लियाई होने के बाद, ठीक है ना, फिर हर एक न्यूक्लियाई की कवरिंग आ जाएगी और फिर ये बर्स्ट करके बाहर निकल जाएगा। आप समझो
कि जब स्पोरोगोनी होगी, जब बर्स्ट करके बाहर निकलेगा, जब बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे। किसके प्रोडक्ट्स? ये जो फर्टिलाइज हुआ है बेटा, ये फर्टिलाइज्ड एग है, तो फर्टिलाइज्ड एग के जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोसाइट्स। और ये एपिथेलिया की लाइनिंग से बाहर निकलेंगे, गट की तरफ नहीं, दूसरी तरफ बाहर। तो जब दूसरी तरफ बाहर जाएंगे तो आप इमेजिन करो इसके इसके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर क्या होगा। एक 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 फीमेल एनाफिलीज के एलिमेंट्री कैनाल के बाहर क्या होगा? बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के बाहर ओपन सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा। एग्जैक्टली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा है, कॉकरोच में है, कॉकरोच में भी ये होता है, ब्लड होगा, है ना, तो ब्लड खुला खुला घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुंच जाएंगे? ब्लड में पहुंच जाएंगे। तो याद रखो स्पोरोजोइट्स प्रोडक्ट किसका है? स्पोरोजोइट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। या आप सिंपल बोल सकते हो स्पोरोजोइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ स्पोरुलेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। और फर्टिलाइज्ड एग कैसे बना है? फ्यूजन ऑफ गैमेट से, जो कहाँ हुए हैं? फीमेल एनाफिलिस के गट में। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्यों हुए? क्योंकि गैमेट्स बनाए हैं किसने? गैमेटोसाइट ने। गैमेटोसाइट कहाँ से आए हैं? मैन से आए हैं, ठीक है। तो अब ये स्पोरोसाइट फीमेल एनाफिलिस के ब्लड में आ गए। अब ये जो फीमेल एनाफिलिस है, ब्लड हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा, तो बॉडी में, लिवर में, किडनी में, हर जगह जाएगा। किडनी तो खैर होती नहीं है, बॉडी में हर जगह जाएगा। बॉडी में हर जगह जाएगा तो बॉडी में एक ऑर्गन और आएगा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में भी जाएगा, तो सलाइवरी ग्लैंड में भी स्पोरोसाइट फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि उनका टारगेट है दाएं देखो ना बाएं देखो, सब के सब सलाइवरी ग्लैंड में चला, ऐसा नहीं है। तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एंड क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी आता है, इसलिए वो सलाइवरी ग्लैंड में भी होते हैं और सलाइवा का पार्ट बन जाते हैं। और जब ये सलाइवा, अब ये फीमेल एनाफिलिस उड़ रही है, अब ये नेव या एकदम ब्रांड न्यू फीमेल एनाफिलिस नहीं रही, इसने गैमेटोसाइट पिक करके अंदर क्या बना लिए? स्पोरोसाइट्स। और अब ये किसी भी एक गन से किसी भी पर्सन को बाइट करती है तो उसकी बॉडी में स्पोरोसाइट्स ट्रांसमिट कर देगी एंड अल्टीमेटली उसको क्या कॉज कर सकती है? मलेरिया कॉज कर सकती है। तो आपने इस पूरी साइकिल में क्या देखा? पूरी साइकिल में आपने इस पूरी साइकिल में क्या देखा? कुछ भी, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपने बस ये देखा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम पूरा साइकिल लिखवा दूंगा। बस आप कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक फीमेल एनाफिलिस जो है मैन के अंदर स्पोरोसाइट्स ट्रांसफर कर रही है, मैन उस स्पोरोसाइट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है और एक रिजर्वायर होस्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। याद रखना मैन हियर इज रिजर्वायर होस्ट, क्योंकि प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखा किसके अंदर हुआ है? फीमेल एनाफिलिस में है। तो फीमेल एनाफिलिस इज द प्राइमरी होस्ट एंड मैन इज द सेकेंडरी होस्ट, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो मैन ने क्या किया? उसके लिवर में स्पोरोसाइट्स डेवलप किए, उसके आरबीसी में स्पोरोसाइट्स मल्टीप्लाई किए और मीरोसाइट्स वगैरह बनाए, बना के फिर उन्होंने गैमेटोसाइट बना लिया। इन गैमेटोसाइट को पिक किया फीमेल एनाफिलिस ने और स्पोरोसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया और साइकिल क्या हो गई? पूरी हो गई। तो मैन, female anopheles gives man sporocyte, man gives back female anopheles the gametocyte. It may not be the same man and the same female anopheles. Man and female anopheles may keep on changing, but there are two important hosts. ठीक है, आई सपोज मलेरिया आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइम मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा, एक दो चीजें और है वो बता दूंगा, एंड फिर हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? मलेरिया खत्म करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। एनी डाउट? सर एक डाउट था डीपीपी का। हाँ प्लीज अगर सर इसमें अगर कॉज ऑफ मिमिक्री कॉज ऑफ मिमिक्री इज, देखो मिमिक्री में करता, मान ली मिमिक्री अगर हम बात करें कि मिमिक्री, कॉज ऑफ मिमिक्री बोला ना, एक मिनट रुकना। बैटेशियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री कंसीलमेंट होता है छिपना और डिफेंस होता है डिफेंस, तो बताइए तुमको। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है ना। इसका रीजन बताता हूँ कि ये जो मिमिक्री की बात कर रहे हैं ना, मिमिक्री अलग अलग वजह से हो सकती है। ऑफेंस के लिए भी हो सकती है, ऑफेंस के लिए भी मिमिक्री होती है, और डिफेंस के लिए भी होती है, और कंसीलमेंट के लिए भी होती है, ठीक है ना।
तो अच्छा मैं बताता हूँ तो कॉन्सेप्ट क्या है, बताता हूँ। मिमिक्री के लिए ना मैं ना आप छिपना चाहते हैं, आप एक्चुअली अपना हुलिया बदलना चाहते हैं, आप जो हैं वो नहीं दिखना चाहते। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक एक मौत है, ठीक है ना, जो खाने में बहुत टेस्टी है, वो रिजेंबल कर रही है एक ऐसी मौत को जो खाने में बिल्कुल ही बिटर है, कड़वी है, ताकि जो गंदी वाली मौत को नहीं खाता, गंदी टेस्ट वाली मौत को जो बर्ड नहीं खाता, वो उसको भी ना खाए। मतलब मान लीजिए देयर आर टू मौत, एक मौत बहुत टेस्टी है खाने में और एक मौत खाने में बहुत ही गंदी है। तो जो खाने में बहुत गंदी है उसको बर्ड नहीं खाते, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ कोर्स जो उनको पास ऑन हो रही है फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। तो गंदे टेस्ट बिटरलेस बिटर मौत्स को ना वो खाएंगे नहीं, कौन, कोई पर्टिकुलर मान लीजिए प्रेडेटर। तो जो टेस्टी वाली मौत है वो दिखने में रिजेंबल कर रही है किसको, गंदी दिखने वाली, गंदी टेस्ट वाली मौत को, है ना, ताकि जो खाने आए वो सोचे ये तो गंदे टेस्ट करने वाली मौत है और उसको ना खाए, हालांकि वो है कैसी, वो तो टेस्टी वाली मौत है। तो टेस्टी वाली मौत इज रिजेंबलिंग डिसटेस्टफुल मौत। एक तो ये मिमिक्री है। अच्छा, दूसरी जैसे मिमिक्री की अगर मैं बात करूं कि कभी कभार दो मौत है, दोनों ही टेस्टी नहीं है और दोनों आपस में एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं, ये भी एक तरीके की मिमिक्री है। एक तरीके की मिमिक्री है जो हम एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्नेक का, कोरल स्नेक और एक और स्नेक होता है, ठीक है ना। उसमें क्या है कि एक खतरनाक दिखने वाला जो स्नेक है, ठीक है ना, दो स्नेक्स हैं, एक कोरल स्नेक है और एक एक रेड स्पॉटेड स्नेक, ऐसा कुछ है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कॉन्सेप्ट का। कि एक स्नेक इज जो कि खतरनाक वाला स्नेक है, जो कि अटैक करता है प्रेडेटर्स पे, वो खतरनाक दिखने वाला स्नेक मिमिक कर रहा है, अपने आप को उसने बदल लिया है। किसके जैसा हो गया है वो, एक दूसरे नॉन अटैकिंग स्नेक जैसा हो गया है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो प्रेडेटर जो प्रे है वो सोचेगा ये तो नॉन अटैकिंग स्नेक है, इसके पास से तो गुजर सकते हैं, उसके पास से गुजरेगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्नेक कौन सा है, ये तो अटैकिंग वाला है, ये तो अटैकिंग वाला है, ये तो बस मिमिक कर रहा है किसको, नॉन अटैकिंग स्नेक को। तो ये सोचेगा ये तो अटैक करेगा नहीं, तो करता नहीं है, वो आराम से चलता फिरता जाएगा और ये उस पर अटैक कर देगा। क्लियर, तो ये भी एक तरीके की मिमिक्री है। तो जो आखिरी वाला एग्जांपल लिया वो जो है वो है ऑफेंस का, राइट। और जो इससे पहले वाले एग्जांपल है वो किसके हैं, डिफेंस के हैं। तो मिमिक्री डिफेंस और ऑफेंस दोनों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि मैं छिप रहा हूं अपने नेचुरल बिहेवियर से, है ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, आई एम कंसीलिंग माई सेल्फ, मैं अपने नेचुरल बिहेवियर को छिपा रहा हूं, कंसीलिंग। तो ओवरऑल जो निचोड़ निकल के आएगा कि मिमिक्री कंसीलमेंट के लिए होती है, फिर चाहे वो ऑफेंस के लिए इस्तेमाल करे चाहे डिफेंस के लिए इस्तेमाल करे, इस लॉजिक से आंसर कंसीलमेंट दिया हुआ है। हालांकि ऑफेंस डिफेंस भी गलत नहीं है बोला गया, तो इसलिए मैं इसको एक अनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपके पास चार ऑप्शन हो तो कंसीलमेंट इज बेटर, मैंने बता दिया क्यों बेटर है, बिकॉज इट इज कॉमन टू एवरी मिमिक्री की एक्चुअली आप कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो खुद को, फिर चाहे आप उसको ऑफेंस के लिए इस्तेमाल करो चाहे डिफेंस के लिए। गॉट इट। क्या नाम है तेरा, हाय ना हानिया, कहाँ चलेगी लड़की। Yes, हाँ, sir. एनीबॉडी एल्स, सारी डीपीपी हो गई। Yes, sir. ठीक है, एनी सर अदर डाउट्स। हाँ चयनिका शर्मा। सर आपने बोला कि जब एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होती है सिर्फ तभी टॉक्सिन रिलीज होते हैं, ऐसा क्यों? मतलब लिवर में भी तो शाइजोगोनी हुई थी तब। हाँ एक्चुअली वो जो टॉक्सिन है ना, वो जो हेमोग्लोबिन के हेमोसाइन ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो टॉक्सिन आरबीसी रिलीज कर रहा है। तो आरबीसी की प्रॉपर्टी है उस टॉक्सिन को रिलीज करना जब हीमोग्लोबिन डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो वो लिवर में नहीं रिलीज होता है, ठीक है, या रिलीज होते हैं तो उनका जो अमाउंट है वो इतना हाई नहीं है कि वो एक सर्ज इन टेम्परेचर कॉज कर सके। और सर जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये पता कैसे चलता हो? बिकॉज सर जैसे अगर सिम्टम्स शो होने शुरू हो गए हैं तो हमें कैसे पता कि कितने टाइम पहले वो एंटर किया होगा? देखो ऐसा नहीं कि तुमको मलेरिया होगा और मैं यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड निकालने बैठूंगा।
ऑफ कोर्स बाय एक्सपेरिमेंट्स वी हैव टेकन इट आउट। हमने एक पर्सन को इन्फेक्ट कराया मलेरिया से, फिर देखा कितनी देर बाद सिम्टम आ रहे हैं, तो उससे कैलकुलेटेड चीजें हैं, डेटा बेस्ड एनालिसिस है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि तुमको मलेरिया हुआ तो हमने बैठे यहाँ पे पता करने के लिए कब आया था मलेरिया, हमें उससे मतलब नहीं, हम दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज है, रिसर्च बेस्ड चीज है, तो उन्होंने इस तरीके से किया है। गॉट इट? तो सर इसका फायदा क्या है, मतलब हो गई अब तो डिजीज, तो इसका क्या फायदा है? अरे रिसर्च है भाई, रिसर्च रिसर्च का क्या फायदा होता है? इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड थिंग कि हाँ भाई कितना पोटेंट है पैथोजन, कितने दिनों में इन्फेक्ट करता है। वही तो कह रहा हूँ मैं कि रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है कि एक पैथोजन दूसरे से कैसे अलग है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कितनी देर में ये सिम्टम कॉज करता है ना, कितनी देर में इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना, कितनी देर में अगर जल्दी पता चल जाए तो बेटर है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है कोई डिजीज अगर आपको हो रही है उसका इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू यू? सर अब मतलब अगर इंक्यूबेशन पीरियड ओवर हुआ, उसके बाद उसने सिम्टम शो करने शुरू करे, उसके बाद ही तो पता चला ना कि डिजीज हुई है। अरे ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर हमने पहले कुछ हमें देखो सिम्टम प्रॉपर नहीं आया, हल्के बहुत सिम्टम आए, ठीक है, या लेट्स से कोई एरिया है मलेरिया एंडेमिक है, देखो इंक्यूबेशन पीरियड का कोई मेजर रूल नहीं है एक नॉर्मल केस सिनेरियो में, जो नॉर्मल आपको बॉडी में मलेरिया हो रहा है। ये एक रिसर्च बेस्ड चीज है, ये आपके रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ कुछ चीजों में इंक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है कि जहां पर जल्दी पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए आपको आपको एज्यूम करा रहा हूँ, तो मैं एक अजम्पशन देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि यू आर लिविंग इन फैमिली, आई एम जस्ट अज्यूमिंग अ सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर में लेट्स से 5 या 6 मेंबर्स हैं, उनमें मान से किसी एक को मलेरिया हो जाता है, लेट्स अज्यूम किसी एक पर्सन को मलेरिया हो गया, आपको आपने टेस्ट कराया, उसको मलेरिया आया, ठीक है। नाउ अब आपको पता है कि उसको मलेरिया आया है, इसका मतलब वो पर्सन वहीं पे आपके घर में ही सो रहा था, वहीं घर पे ही बैठा हुआ था, घूम रहा था, है ना। तो बटा वैसी बात है कि जिस मच्छर ने उसको काटा है वो आगे घूम रहा होगा, और भी ऐसे मच्छर होंगे, और वो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। तो आप उसमें आप प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई, तो यू कैन गो फॉर अ चेकअप कि क्या मेरे के अंदर मलेरिया है या नहीं है। तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट और पता चला कि यस आपकी बॉडी में भी मलेरिया है, लेकिन अभी सिम्टम नहीं आया, तो यू कैन जस्ट गो फॉर द मेडिसिन एंड कैन ट्रीट इट ऑफ, राइट। उस केस में तो हो सकता है ना। और मैं और सिनेरियोस की बात आता हूँ, सिर्फ मलेरिया की बात नहीं है, एचआईवी के कॉन्टेक्स्ट में, एचआईवी के कॉन्टेक्स्ट में, हेपेटाइटिस के कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिकली एचआईवी के कॉन्टेक्स्ट में अर्ली स्टेजेस पे कंट्रोलेबल रहता है। तो जितना ज्यादा डिले हो जाएगा, जितना ज्यादा लेट हो जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है, डिले जितना ज्यादा होता जाएगा वैसे ही ट्रीटमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और मुश्किलें आती रहेंगी। तो उसके लिए फिर इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। गॉट इट? ओके सर। और बड़ा वैसी बात है, जब हम कोई रिसर्च करेंगे, किसी डिजीज को पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में सारी बातें पता लगाएंगे, ठीक है ना। हम ये थोड़ा करेंगे कि अच्छा ये वाली बात तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। वी डोंट डू दैट, वी जस्ट गो फॉर द रिसर्च इन एवरी डायरेक्शन। हर छोटी छोटी चीज में हम फोकस करते हैं रिसर्च। इसी का ये फर्क है रिसर्च में और एग्जाम्स में। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर जो मलेरिया होता है उससे मस्कीटो को कुछ नहीं होता? जी नहीं, सर मतलब देखिए एवरी पैथोजन इज वेरी मच स्पेसिफिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम है वाइवैक्स, तो वो मलेरिया कॉज नहीं कर रहा, किसको, मस्कीटो को। अच्छा, जैसे प्लाज्मोडियम की और भी स्पीसीज है, बर्ग है एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम बर्ग है। अब ये स्पीसीज माउस को मलेरिया कॉज करती है, कुछ जो है वो चिकन्स यानी हेंस के लिए क्या है, स्पेसिफिक है, कुछ रैबिट्स के लिए स्पेसिफिक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ और दूसरे स्पीसीज होते हैं, हो सकते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, हर स्पीसीज हर एक पर्सन को इन्फेक्ट नहीं करती। हाँ कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो कि जैसे एंथ्रैक्स, जो बैसिलस एंथ्रासिस है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो जितनी शिद्दत से ह्यूमन के अंदर एंथ्रासिस कॉज करता है, उसी शिद्दत से दूसरे पैथोजेंस में भी, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी कॉज करेगा। बर्ड फ्लू, ठीक है ना, स्वाइन फ्लू, ये बर्ड में फ्लू कॉज करते हैं, स्वाइन या पिग में फ्लू कॉज करते हैं, लेकिन वो सेम फ्लू ह्यूमंस में भी कॉज कर सकते हैं। तो कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में बराबर बराबर डिसऑर्डर कॉज करते हैं,
ठीक है ना। ऐसे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं जूनोटिक डिसऑर्डर्स। तो ZOONOTIC जूनोटिक डिसऑर्डर्स, मतलब वो डिसऑर्डर्स जहां पे मैन एंड एनिमल इज इन्फेक्टेड बाय सेम पैथोजन, बट सारे पैथोजन ऐसे नहीं होते। एनीथिंग एल्स? चेहरे का तुमको अभी भी डाउट है? यस सर। तुमको अभी भी डाउट है? सर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब सर अब तो हो मतलब अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अभी तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि जब तुमको डाउट हो और तुमको लगे कि नहीं अभी आधा अधूरा ही क्लियर हुआ है, माइंड में पक्का पक्का क्लियर नहीं हुआ है, जबरदस्ती एक्सेप्टेंस मत दो। तुमने जबरदस्ती एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ ठीक है क्लियर है, तो ठीक है, अब मैंने अज्यूम कर लिया कि क्लियर है, तो अब मेरा तो काम ही हो गया ना, क्लियर हो गया, मैं क्यों बताऊं? Why should I tell you now? Why do you give your teachers false assumptions? That's the wrong thing. You are here to learn. मैंने कितनी बार बोला है कि अगर आपको कोई डाउट है और आपको नहीं सेटिस्फैक्टरी लगता कि नहीं ये आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अभी भी मेरे को मन में डाउट है, तो पूछ लो। जबरदस्ती का डाउट देकर क्या करोगे? बोलो क्या डाउट है। और ये आखिरी बार बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टाइम इफ यू से इट्स क्लियर टू यू, एनीबॉडी इन द क्लास, आप में से कोई भी ये बोलता है कि नहीं मुझे ये क्लियर हो गया, तो आई अज्यूम ये क्लियर हो गया और मैं दोबारा फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पूछना एक बार ही अच्छे से पूछ लो, जब तक मन में तसल्ली ना हो जाए, जब तक ना हो आप पूछते रहो, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ। हाँ बोलो क्या कह रही हो? सर मैं कह रही हूँ कि जैसे अगर मतलब किसी को डिजीज हो गई, कोई भी डिजीज सर अगर हो गई तो उसके बाद उसको ट्रीट तो करना ही पड़ेगा, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड पता लग भी गया तो उससे मतलब क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो मेरे को रेबीज हो गया, लेट्स अज्यूम, और टुडे आई एम लाइक डाइंग, और मुझे एक घंटा पहले पता चलता है कि रेबीज मुझे 10 साल पहले से था। इट डजंट मैटर्स। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डाई आफ्टर एन आवर, सो इट डजंट मैटर्स। लेकिन क्या इसका ये मतलब बनता है कि मैं इंक्यूबेशन पीरियड पता ही ना करूं एज अ रिसर्चर? जस्ट इमेजिन एज अ साइंटिस्ट कि आप साइंटिस्ट हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं एक डिजीज पे, तो इसका क्या मतलब बनता है कि मैं इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में रिसर्च ही ना करूं, या पता ही नहीं लगाऊं कि कितना टाइम लगता है इसको सिम्टम दिखाने में, या इसको हम कितनी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं? क्या आई शुड आई नॉट गो फॉर दैट काइंड ऑफ रिसर्च? सर मतलब इसका प्रैक्टिकल उसमें कोई यूज नहीं है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखो, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप किसको कह रहे हो? मतलब कि मेरे लिए तो अगर अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर मेरे से पूछो, तो अगर आप किसी के लिए किसी डिजीज के लिए मेडिसिन बना रहे हो या उसके लिए टेस्ट बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स वहां पे मेरे को इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आइडिया होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने दिन में इन्फेक्शन जो करता है भाई, कितना पोटेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक वो रिसर्च भी इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग ओनली, वो कौन सा कुछ थ्योरेटिकल चीज है। हाँ तो बोलो ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो यस ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंक्यूबेशन पीरियड कितना है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट यस, जब मैं इसके लिए टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना, तो मुझे आइडिया होगा ना कि कितना, एक महीना है, एक साल है, ठीक है ना, कितने टाइम में बढ़ रहा है, तो रिसर्च बेस्ड चीज है। हाँ, ट्रीटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हो कि हाँ कोई मेजर सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके सर। अभी भी कोई दिक्कत है, अभी भी आधी अधूरी समस्या है तो पूछ लो, वरना फिर बाद में बोलो कि ये और वो और फलाना ढुमकाना। नहीं सर समझ गए, इसका मेडिसिन बनाने में यूज होता है। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? अब है भी तो फिर उससे अगली बार के लिए बचा के रखना, इट्स ऑलरेडी बीन टू मच ऑफ टाइम। ठीक है ना, कांट स्पेयर टू मच टाइम ऑन ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन होगी तो बात है। चलिए, सी इन द नेक्स्ट क्लास, विल एनी डाउट्स सेव देम फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।